गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे। 1.2 के हमने 4 सवाल कर लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि ये सारे क्वेश्चंस 5 और 6 नंबर आप आसानी से कर सकते हैं, फिर भी हम लोग इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। 5वें क्वेश्चन में फर्स्ट आपको दिया गया है a बराबर 2 3 और b बराबर आपको दिया गया है x सच दैट x समीकरण x² + 5x + 6 बराबर 0 का एक हल है। और इसी तरह से आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है a बराबर x सच दैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है। b आपको दिया है x सच दैट y सच दैट y शब्द वॉल्फ का एक अक्षर है। तो देखिए, मैंने आपको पहले बता रखा है कि सबसे पहला काम हमारे पास होता है कि समीकरणों को रोस्टर रूप में आप लिख लीजिए। b को अगर आप रोस्टर रूप में लिखेंगे तो b बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, x समीकरण इसका क्या है, एक हल। तो इस समीकरण को हल कर लीजिए। आपके पास हो गया 3x + 2x + 6 बराबर 0, x + 3 प्लस के 2 x + 3। यहाँ से आ गया x + 3 और x + 2 बराबर 0, यानी कि x का मान आ गया आपके पास -3 और -2। अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हमारे पास ब्रैकेट a में तो 2 और 3 है, ब्रैकेट और समुच्चय b में आपके पास क्या है, -3 और -2 है। क्या ये दोनों समुच्चय समान है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर दोनों पॉजिटिव संख्या है, यहाँ पे दोनों कैसी संख्या है, नेगेटिव संख्या है। तो ये दोनों समुच्चय समान हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि इनके अवयव समान नहीं है। तो आप लिख देंगे a ≠ b। इसी तरह से दूसरे में आप देखोगे x शब्द फॉलो शब्द का एक अक्षर है। तो फॉलो शब्द के अक्षरों को अगर आप लिखेंगे तो FOLW, यही आएगा आपके पास, क्योंकि L हमारा जो है वो 2 बार आ रहा है, तो हम इसको रिपीट ना करके केवल एक बार ही लिखेंगे जब समुच्चय लिखेंगे। तो इसी तरह से B में आपके पास आ जाएगा WOLF। अब अगर आप इनको गौर से देखते हैं तो आपको दिखाई देगा दोनों ही समुच्चयों में अवयव जो है समान है और दोनों ही समुच्चयों के अवयव बिल्कुल सेम है। दोनों में L है, दोनों में W है, दोनों में O है, दोनों में F है। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि ये दोनों समुच्चय कैसे हैं, समान हैं। तो आप लिख सकते हैं A बराबर B। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसका 6 नंबर। दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है, कुछ समुच्चय दिए गए हैं। a बराबर है 2 4 8 12। b बराबर आपको दिया है 1 2 3 4। c बराबर आपको दे रखा है 4 8 12 14। d बराबर दिया है 3 1 4 2। ई है आपके पास -1 1।
एफ आपको दिया है 0, जी हमें दिया है 1, -1 और एच आपको दिया है 0, 1। ये आपको समुच्चय दिए गए हैं, आपको इनमें से देखने समान समुच्चय कौन कौन से हैं। तो एक एक करके देखिए, 2, 4, 8, 12। आपको किसी भी समुच्चय में ये सारी संख्याएं दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। इस वाले समुच्चय में आपकी 3 संख्याएं मिलती है, 4, 8 और 12, लेकिन इधर 2 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 14 एक्स्ट्रा है। तो ये दोनों समुच्चय समान नहीं है, यानी कि ए के समान कोई भी समुच्चय नहीं है। बी को देखिए, 1, 2, 3, 4, ये नहीं मिल रहा, हाँ ये मिल रहा है। बी और सी में देखिए आपकी सीक्वेंस अलग अलग है, क्रम अलग अलग है, लेकिन संख्याएं वही है, यानी कि अवयव समान है। तो आप लिख सकते हैं बी बराबर सी, ठीक है, सॉरी डी। सी के साथ देखिए 4, 8, 12, 14 कहीं पे मिल रहा है? नहीं मिल रहा। डी के आपको यही हो गया, तो वो हमने लिख ही चुके हैं। ई का देखिए -1, आपके साथ किसके साथ मैच कर रहा है? ये जी के साथ। तो आप लिख सकते हैं ई बराबर जी। एफ में आपके 0, है? नहीं है, और कोई भी समुच्चय आपका मैच नहीं कर रहा है, यानी कि बी बराबर डी है और ई बराबर जी है। बस केवल 2 ही समुच्चय आपके ऐसे हैं युग्म जो समान हैं, इसके अलावा कोई भी अन्य समुच्चय मैच नहीं कर रहा। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज आपकी 1.2 क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपके पास कुछ बेसिक्स प्रमेय और कुछ परिभाषाएं आती है, तो देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम आगे पढ़ते हैं उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या चीज़ होती है? सबसे पहला कंसेप्ट आपको ये पता होना चाहिए, उपसमुच्चय होता क्या है। तो देखिए, अगर मेरे पास कोई एक समुच्चय है ए, ठीक है, तो किसी अन्य समुच्चय में, कोई दूसरा समुच्चय ले लिया मैंने, बी, सी, डी, ई, कोई भी नाम से, उस समुच्चय में इसके सारे अवयव हो या कम अवयव हो, लेकिन इसी के अवयव होने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे बी मेरे पास है 1, 2, 3, 4, 5, सी मेरे पास है 1, 2, 3, 4, ई मेरे पास है 1, 2, 3, एफ है 1, 2, जी है 1, एच है कुछ नहीं, यानी कि 5, ठीक है। अब इन समुच्चयों में आप देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं जी से। जी में आपके पास क्या अवयव है? 1। क्या एक जो अवयव है यहाँ पे, वो इसका अवयव है क्या? बिल्कुल है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ है क्या यहाँ पे? नहीं है। तो ये इसका उपसमुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय। और हम इसको लिखेंगे जी उपसमुच्चय है ए का। ये जो चिन्ह है आपका, ये लेटा हुआ यू, ये कहलाता है उपसमुच्चय। इसे किसका चिन्ह कहते हैं? उपसमुच्चय का चिन्ह, ठीक है। अगर उपसमुच्चय नहीं है तो आप इसको क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया जी उपसमुच्चय है ए का, या जी ए का उपसमुच्चय है। हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं, जी ए का उपसमुच्चय है। ये हम इस तरह से इसको पढ़ते हैं।
अब f की बात करें तो f में 2 अवयव है, दोनों के दोनों इसमें मैच कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो g ये भी इसका उपसमुच्चय, ये भी उपसमुच्चय, ये भी उपसमुच्चय, ये भी उपसमुच्चय, क्योंकि इसमें सारे के सारे अवयव मिल रहे हैं। तो आप इसको समान समुच्चय या तुल्य समुच्चय भी बोल सकते हो और उपसमुच्चय भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे अवयव यानी कि f भी उपसमुच्चय है a का, e भी उपसमुच्चय है a का, c उपसमुच्चय है a का, b उपसमुच्चय है a का। ठीक है, अब इसके अलावा आपको याद है कि जब हमने भाजकता पढ़ते हैं या गुणनखंड पढ़ते हैं तो आपने जैसे मान लो किसी संख्या का गुणनखंड किया, आपको दिया गया है कि 6 के गुणनखंड कीजिए या 6 में किस किस का भाग जाता है या 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हैं, तो आप क्या क्या जवाब देते हैं? 6 के अभाज्य गुणनखंडों में आप लिखते हैं 1 2 3 6, या 6 के गुणनखंड जो है उसमें आप क्या लिखते हो? 1 2 3 और 6 लिखते हो। सॉरी, अभाज्य गुणनखंड नहीं है, केवल गुणनखंड है। ठीक है, तो 1 2 3 और 6 आपको बताया गया है कि 1 का भाग जो है सभी संख्याओं में जाता है, चाहे कोई सी भी संख्या लिखो, अगर आपको गुणनखंड लिखना है तो 1 अवश्य आएगा। दूसरी बात, जो संख्या है वो खुद संख्या भी उसमें जरूर आएगी, क्योंकि खुद का खुद में भाग अवश्य जाता है। यानी कि 1 और 6 ऐसी संख्या हो गई जिनको हमेशा उसमें भाग जाता है, यानी कि वो गुणनखंड में आती ही आती है। ठीक है, तो इसी तरह से किसी भी समुच्चय के लिए एक तो खुद समुच्चय, दूसरा रिक्त समुच्चय, ये दोनों उपसमुच्चय होते हैं हर समुच्चय के लिए। आपको कोई भी समुच्चय दे दिया जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 2 समुच्चय तो उसके उपसमुच्चय होंगे ही होंगे, बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, अगर आपका चाहे छोटा सा समुच्चय है चाहे बड़ा समुच्चय कैसा भी हो, रिक्त समुच्चय और खुद समुच्चय, 2 समुच्चय तो आपके पास क्या हो गए? उसके उपसमुच्चय हो गए। इसके अलावा जितने होंगे वो हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब इसमें देखो एक क्वेश्चन आता है कि किसी भी समुच्चय में कितने उपसमुच्चय होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो इसको करने के लिए मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ और आपको संख्या भी बता देता हूँ। इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। मेरे पास समुच्चय है a बराबर 1 2 और 3। अब मुझे इसके उपसमुच्चय लिखने हैं, तो उपसमुच्चय में मेरे पास क्या आएगा? एक तो रिक्त समुच्चय, इसका उपसमुच्चय होगा। दूसरा, अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो इसका उपसमुच्चय होगा, अगर मैं 2 लेता हूँ तो इसका उपसमुच्चय होगा, 3 भी उपसमुच्चय है। अब एक एक करके संख्या सारी आ गई। अब 2 2 के जोड़े लीजिए। अगर मैंने 1 और 2 लिया तो भी उपसमुच्चय है, अगर मैंने 1 और 3 लिया तो भी उपसमुच्चय है, अगर मैंने 2 और 3 लिया तो भी उपसमुच्चय है, और अगर मैंने पूरा का पूरा ले लिया 1 2 3 तो भी इसका क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय। आप गौर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने उपसमुच्चय हो गए इसके? 8। यानी कि जब भी आप किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय लिखने के लिए बोला जाए या आपसे डायरेक्ट संख्या पूछ ली जाए कि बताइए इस समुच्चय के उपसमुच्चय कितने होंगे, तो इसे डायरेक्टली ज्ञात करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, उपसमुच्चयों की संख्या बराबर होती है 2 की पावर n। n यहाँ पे जो है n समुच्चय में अवयवों की संख्या है। यानी कि आपका जो मेन समुच्चय दिया गया है उसमें जितने अवयव होंगे उसको हम 2 की घात में लगा देंगे। यहाँ पे कितने अवयव हैं? 3, तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3 यानी कि 8।
तो आप देख सकते हैं यहाँ से काउंटिंग करके आपके उपसमुच्चय कितने आए, 8। अब उपसमुच्चयों की जो संख्या होती है टोटल, उसको बोला जाता है पावर ऑफ सेट। क्या बोला जाता है इसे? पावर ऑफ सेट, या फिर समुच्चय की घात, समुच्चय की घात, और इसे हम व्यक्त करते हैं P, यानी कि पावर ऑफ ए समुच्चय की घात। इसमें वही आती है उपसमुच्चयों की संख्या, जिसे आप लिख देंगे 2 की पावर n। तो आपके पास एक फॉर्मूला बन गया कि समुच्चय की घात जो होती है वो कितनी होती है, Pa से व्यक्त करते हैं और इसका मान होता है 2 की पावर n। ठीक है, ये आपकी समुच्चय की घात है। इसमें आपके सारे अवयवों की संख्या आ जाती है। अगर मान लो किसी समुच्चय में अवयव कितने हैं, 4, तो 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 16, यानी कि उसके 16 उपसमुच्चय होंगे। अगर किसी समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं है, मेरे पास एक समुच्चय है C बराबर ये कैसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, इसमें अवयव कितने हैं, 0, तो 2 की पावर 0 बराबर कितना हो गया, 1। क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 लगी हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो PC बराबर कितना हो गया, 1, यानी कि उपसमुच्चयों की संख्या 1 होगी। और वो उपसमुच्चय कौन सा होगा, यही, या फिर इसको फाई लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए आप, खाली समुच्चय दर्शा दो, चाहे रिक्त समुच्चय का चिन्ह बना दो। ठीक है, ओके। अब इसके अलावा मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि देखिए कई बार क्वेश्चन जो होते हैं उपसमुच्चय में और क्या कहते हैं बिलोंग्स टू में आपको कंफ्यूज करते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। इसके उपसमुच्चयों के मैं लिख देता हूँ एक आदि नाम। ये इसके उपसमुच्चय मान लेते हैं। आपसे पूछा जाए एक बिलोंग्स टू ए और एक बिलोंग्स टू ए, एक उपसमुच्चय है ए और एक उपसमुच्चय है ए। ये मैंने 4 चीज़ें आपसे पूछी हैं, आपको बताना कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, अब देखो मैंने लिखा एक बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए के मतलब ए में उपस्थित है एक, या एक ए में समुच्चय ए में उपस्थित है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एक जो है वो आपका क्या है, अवयव। एक क्या चीज़ है, अवयव है। तो अवयव कभी भी ब्रैकेट में नहीं लिखा जाएगा, इसको समुच्चय के रूप में आप नहीं लिखेंगे, ये केवल ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। लेकिन जब हमने इसको ब्रैकेट में डाल दिया इस तरह से, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। ये ट्रू और ये फॉल्स, क्योंकि ये अब अवयव नहीं रहा, ये अब अवयव नहीं है, ये क्या बन गया है, समुच्चय। समुच्चय ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए में कोई समुच्चय एक है, नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई समुच्चय यहाँ पे नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि कोई एक सब अवयव है एक, वो उपसमुच्चय है ए का, तो कोई सदस्य किसी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं होता। उपसमुच्चय हमेशा समुच्चय होता है। ऐसे ये एक उपसमुच्चय है, लेकिन ऐसे उपसमुच्चय नहीं है। याद रखिएगा, अवयव अगर किसी समुच्चय में उपस्थित है, इसको दर्शाने के लिए आप बिलोंग्स टू का चिन्ह लगाओगे तो वहाँ पे केवल अवयव लिखा जाएगा, समुच्चय का चिन्ह नहीं आएगा। लेकिन उपसमुच्चय का चिन्ह जब लगा हो तो वहाँ पे आपका समुच्चय आएगा, अवयव नहीं आएगा। क्लियर है? हाँ, इसमें एक कन्फ्यूजन और होता है। मान लो मैं यहाँ पे एक संख्या और बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो उपसमुच्चय है, ये समुच्चय है यहाँ पे 4, ये खुद एक अवयव है क्योंकि इस समुच्चय के अंदर उपस्थित है। तो इसके लिए अगर आप लिखेंगे कि समुच्चय 4
बिलोंग्स टू ए, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, ट्रू होगा, बिल्कुल ट्रू होगा, क्योंकि ये अब क्या है, ये एक अवयव है जो कि इसमें है। ठीक है। और अगर अब आपने लिख दिया उपसमुच्चय है ए का, तो अब ये आप सोचोगे कि ये समुच्चय है ए का, ये 4 एक समुच्चय है और ए के लिए उपसमुच्चय है या नहीं है, तो हम इसको ओके कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, अब ये समुच्चय नहीं है, ये तो एक अवयव है फिलहाल। क्या है ये, एक अवयव सदस्य है ये इसका। इसको समुच्चय बनाने के लिए हमको इसका एक और बार समुच्चय लगाना पड़ेगा, यानी ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब ये समुच्चय बन गया, अब ये इसका उपसमुच्चय हो सकता है। क्लियर है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ में कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम जैसे मान लो मैंने आपको बताया भी कि बी आपका उपसमुच्चय है ए का, बी क्या है, उपसमुच्चय है ए का, तो इसको उल्टा क्या बोलेंगे, बी तो उपसमुच्चय होगा, तो ए को क्या बोलेंगे, ए को बोलते हैं हम अधिसमुच्चय। ए को क्या बोलते हैं, अधिसमुच्चय। ठीक है। उपसमुच्चय का मतलब होता है सबसेट, अधिसमुच्चय का मतलब होता है सुपरसेट। ठीक है। तो अधिसमुच्चय को जब हम दर्शाते हैं तो अधिसमुच्चय को क्या दर्शाते हैं, ठीक है, अधिसमुच्चय को हम दर्शा देंगे ऐसे। ठीक है, यानी कि बी अधिसमुच्चय है ए का। क्लियर है। ओके। अगर कोई उपसमुच्चय या अधिसमुच्चय नहीं है तो आप इसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें से खास बातें क्या क्या निकली आपके पास कि एक उपसमुच्चय की पावर जो होती है वो कितनी होती है, 2 की पावर n। ठीक है, इसे पी ए से या पी बी से व्यक्त करते हैं। किसी भी समुच्चय में का उपसमुच्चय में रिक्त समुच्चय तथा खुद समुच्चय दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़, अगर मान लो आपको ऐसा दे दिया जाए ए उपसमुच्चय है बी का और बी उपसमुच्चय है सी का, तो ए उपसमुच्चय होगा सी का। ये सत्य है। ठीक है। अगर आपको और आगे दे दिया जाए कि सी उपसमुच्चय है डी का, तो ए उपसमुच्चय होगा डी का। क्यों? क्योंकि डी में से कुछ वैल्यू किस में है, सी में से कुछ वैल्यू किस में है, बी में से कुछ वैल्यू किस में है, ए में। तो ये सभी में डी की वैल्यू तो है ही है, डी के अंदर ही है ये सारे के सारे, डी के बाहर तो कुछ भी नहीं है इसमें से। समझ गए। तो अगर आपके पास जैसे समांतर रेखाओं के लिए आप नहीं बोलते थे कि अगर एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर है और दूसरी रेखा तीसरी रेखा के समांतर है तो पहली और तीसरी रेखा भी क्या होती थी, समांतर, बोलते थे ना हम लोग। तो उसी तरह से यहाँ पे पहला समुच्चय दूसरे के उपसमुच्चय, दूसरा तीसरे का उपसमुच्चय, तीसरा चौथे का उपसमुच्चय, तो पहला भी चौथे का उपसमुच्चय होगा। ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। एक इसमें टर्म आती है आपकी उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय का मतलब होता है कि अगर आपके पास ए कोई समुच्चय है और बी कोई समुच्चय है जिसमें इससे कम एलिमेंट हैं, इसके बराबर नहीं है, 1 है 2 है सी है, तो उससे कम है, उसके बराबर पूरे के पूरे एलिमेंट नहीं है, उससे कम कितने भी हो सकते हैं, 1 कम 2 कम 3 कम। ठीक है। तो ये सब उसका क्या कहलाता है, उचित उपसमुच्चय। यानी कि बी जो है उपसमुच्चय है ए का, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बी उचित उपसमुच्चय है ए का। ठीक है।
तो ये चीज़ें आपकी उपसमुच्चय के बारे में कुछ बातें थी। अब आपके पास नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय। तो देखिए वास्तविक संख्याएं जो होती हैं आपकी बहुत सारी होती है और इनके उपसमुच्चय आपको दिए नहीं जाते। कई बार आपको डायरेक्टली खुद सोचना होता है कि ये उपसमुच्चय है या नहीं है। जैसे आपसे पूछा जाए क्या परिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है? आपको पता है कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो होता है इसमें सारी की सारी संख्याएं आती हैं, आपकी परिमेय भी आती है और अपरिमेय भी आती है। या फिर मैं इसको इन्हीं के रूप में व्यक्त करूं तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं इसमें परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। अब अगर मुझे अपरिमेय संख्याओं का अलग से लिखना है तो अपरिमेय संख्या में तो केवल अपरिमेय ही आएगी। तो ये इसका उपसमुच्चय होगा या नहीं होगा वास्तविक संख्याओं का? बिल्कुल होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होता है? बिल्कुल होता है। क्या प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं का उपसमुच्चय होता है? बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याएं आपकी क्या होती है? 0 से शुरू होती है, जबकि प्राकृत संख्याएं आपकी क्या होती है? 1 से शुरू होती है। तो ऑब्वियस बात है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो है पूर्ण संख्याओं का क्या होगा? उपसमुच्चय। तो ये सारी चीज़ें आपको पहचाननी चाहिए कि किस किस में कौन कौन उपसमुच्चय। और ये आप कब पहचान सकते हो? जो आपको समुच्चय बताए गए थे उनको आप याद कर लो और उनको आप पहचान लो कि भैया प्राकृत संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, पूर्ण संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, पूर्णांक संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद आपके पास एक चीज़ आती है अंतराल। अंतराल का मतलब क्या होता है? अब जैसे कोई हमने समुच्चय लिखा, हमने क्या लिखा? समुच्चय। आपके पास कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, आप लोग लिखते हो x लेस एंड इक्वल्स देन 0 एंड ग्रेटर एंड इक्वल्स देन 0 एंड लेस देन 5। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका x की वैल्यू जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ी है और 5 से छोटी है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा ना लिख के इसको एक छोटे ब्रैकेट में लिख देते हैं। किस में लिख देते हैं? छोटे ब्रैकेट में। और छोटे ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं हम 0,5। ठीक है। अब इसको किस तरह से पढ़ते हैं? इसका मतलब वही है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई संख्या है जो 0 से तो बड़ी है और 5 से छोटी है। अगर दोनों तरफ छोटा ब्रैकेट लगा है तो उसका मतलब ये होता है। ठीक है। इसे हम कहते हैं विव्रत अंतराल। क्या कहते हैं इसको? विव्रत अंतराल। यानी कि दोनों तरफ आपकी जो संख्याएं हैं वो आपकी इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है। यानी कि x जो है वो 0 से बड़ा होगा, 0 नहीं होगा, 5 से छोटा होगा लेकिन 5 नहीं होगा। ये दोनों संख्या 0 और 5 इसमें इंक्लूड नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है विव्रत अंतराल। लेकिन अगर आपके पास दोनों साइड बड़े ब्रैकेट लगे हों तो इसे कहा जाता है संव्रत अंतराल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि x की जो वैल्यू है 0 के बराबर है, 0 से बड़ी है, 5 के बराबर है और 5 से छोटी है। यानी कि बीच की सारी संख्याएं तो है ही, 0 और 5 ये दोनों खुद भी शामिल हैं। ये दोनों भी क्या है? उसमें शामिल हैं। तो इस तरह से आपको इन चीज़ों को क्या आना चाहिए? पहचानना आना चाहिए। अंतराल आपके आएंगे, अभी तो थोड़े छोटे रूप में आएंगे, लेकिन आगे जब आप अवकलन वगैरह पढ़ेंगे तो आपके और डिटेल में आएंगे। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। अब इसी तरह से एक होता है खुला अंतराल।
खुला अंतराल का मतलब होता है, इसको विवृत अंतराल को बंद अंतराल भी कहते हैं, इसको संवृत अंतराल को बंद अंतराल भी कहते हैं, ठीक है। इसको खुला अंतराल खुला अंतराल का मतलब क्या होता है कि अगर आपका एक तरफ तो बड़ा ब्रैकेट हो और एक तरफ छोटा ब्रैकेट हो, या फिर इधर छोटा हो इधर बड़ा हो। इन दोनों कंडीशनों का मतलब क्या है, आप तो सीधा सा ये समझ लीजिए कि जिधर भी बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है वो संख्या इंक्लूड होती है और जिधर छोटा ब्रैकेट लगा है वो संख्या इंक्लूड नहीं होती है। तो इसका मतलब हो गया कि x जो है 0 शामिल है इसमें और 5 शामिल नहीं है। तो 0 के लिए हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया, 5 के लिए नहीं लगाया। इस वाले में आपके पास क्या कंडीशन आ गई, 0 शामिल नहीं है, 5 शामिल है। समझ गए? तो ये है आपके पास अंतराल। क्या चीज़ है ये? अंतराल, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक आता है आपके पास सार्वत्रिक। एक टॉपिक है आपके पास सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, इसको U से दर्शाते हैं हम लोग, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा समुच्चय जिसमें सारी चीज़ें जो हमको काम की है वो सारी चीज़ें आ जाएं। जैसे आपके पास कोई समुच्चय है ABCD EFGHI, B कोई समुच्चय है आपके पास ABCD, C कोई समुच्चय है EFGHI। तो ये दोनों समुच्चय B और C, इन दोनों के सारे अवयव आपके A में उपस्थित हैं। तो A जो है इन दोनों का क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। A समुच्चय इन दोनों का क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। या फिर आप ऐसा कह लो कि इनको यूनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनियन। कि अगर आपको B ये दे रखा है, C ये दे रखा है, तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने का मतलब है कि आप इन दोनों को, इस सारे एलिमेंट्स को एक ग्रुप में लिख दीजिए। कोई भी संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए और कोई भी अवयव रहना नहीं चाहिए। तो जो भी समुच्चय आपको प्राप्त होगा वो आपका सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और अब हम लोग आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।